खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि हाई सी ट्रीटी या बीबीएनजी एग्रीमेंट, इसे बीबीएनजे यानी कि बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जरिस्डिक्शन समझौता भी कहते हैं। यह समझौता किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर यानी कि हाई सी वाले समुद्री क्षेत्रों की जैव विविधता रक्षा के लिए बनाया गया है। यह संधि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी कि यूएन क्लोज के तहत काम करेगी। तो क्या बताया जा रहा है, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन बीबीएनजी समझौते, जिसे हाई सी ट्रीटी भी कहा जाता है, का समर्थन और अनुमोदन करने का निर्णय लिया है। यह एक वैश्विक समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के माध्यम से उच्च जो सागरीय होता है, यानी कि वो सागर जो बीच का भाग होता है जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, तो उच्च सागरीय समुद्र जैव विविधता की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और यह समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यूएन क्लोज के ढांचे के भीतर संचालित होगा। तो यूएन क्लोज के ढांचे के अंदर ही क्या होगा, संचालित होगा यूएन क्लॉज के। अब देखते हैं हाई सी क्या होता है। समुद्र का वह हिस्सा जो किसी देश के 200 समुद्री मील ईईजेड के बाहर होता है। इस क्षेत्र पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, इसे पूरी दुनिया की साझा संपत्ति माना जाता है। हाई सी विश्व के लगभग 64% महासागर क्षेत्र, पृथ्वी की सतह का लगभग 50% हिस्सा और लगभग 2,70,000 ज्ञात समुद्री प्रजातियों का घर होता है। तो इसमें क्या बता रहा है, हाई सी क्या है, उच्च सागर पर 1958 के जेनेवा अभिसमय के अनुसार समुद्र के वे हिस्से जो किसी देश के प्रादेशिक जल यानी कि उसके अंदर का जल और आंतरिक जल में शामिल नहीं है, हाईसी कहलाते हैं। यह किसी देश के अन्य आर्थिक क्षेत्र जो समुद्र की तट से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है से परे का क्षेत्र है, तथा जहां एक किसी राष्ट्र का जीवित और निर्जीव संसाधनों पर अधिकार क्षेत्र होता है। कोई भी देश समुद्र में संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी देश इसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि वो बीच का भाग आ रहा है, उस पर किसी समुद्री मील नहीं है, किसी देश का अधिकार नहीं है, तो उसमें जो भी प्रदूषण हो रहा है उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो रहा है, मतलब कोई अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझ रहा है। विश्व के लगभग 64% महासागर क्षेत्र हाईसी है। पृथ्वी की सतह का 50% हिस्सा क्या है, हाईसी है। लगभग 2,70,000 ज्ञात समुद्री प्रजाति का घर है हाईसी। यह संधि क्यों जरूरी है, हाईसी क्षेत्र में अत्यधिक मछली पकड़ना, समुद्री खनन, तेल रिसाव, रासायनिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, महासागरीय अम्लीकरण, जलवायु परिवर्तन सभी केवल लगभग 1% हाईसी संरक्षित है, इसलिए एक कानूनी ढांचा जरूरी है। तो इसमें सभी का अधिकार होता है, सभी का अधिकार है, इसलिए क्या हो गया है, ये प्रदूषित होते जा रहे हैं, सब उसमें खनन किए जा रहे हैं और खनन करने के बाद प्रदूषण करके छोड़ देते हैं, अपना अधिकार तो समझते नहीं है, वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते, तो इस तरह से क्या होता है, वो प्रदूषित होता जा रहा है। तो उच्च समुद्री विश्व के 64% महासागर और पृथ्वी की सतह के 50% भाग को कवर करते हैं, जिससे वे समुद्र जीवन के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वे लगभग 2,70,000 ज्ञात प्रजातियों का आवास है। उच्च समुद्र जलवायु को नियंत्रित करते हैं, कार्बन को अवशोषित करते हैं और विकिरण को संग्रहित करते हैं तथा ऊष्मा वितरित करते हैं, जो ग्रहीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। वे मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है तथा समुद्री भोजन, कच्चा माल, आनुवंशिक और औषधीय संसाधन जैसे संसाधन प्रदान करते हैं। अब संकट क्या क्या है, बहुत सारे संकट है। वे वायुमंडल की से ऊष्मा अवशोषित करते हैं और अल नीनो तथा महासागरीय अम्लीकरण जैसी घटनाओं से प्रभावित होते हैं, जिससे समुद्र वनस्पति एवं जीवों को खतरा हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, समुद्री उनको क्या हो रहा है, खतरा होते जा रहा है। यदि वर्तमान तापमान वृद्धि और अम्लीकरण की प्रवृत्ति जारी रही तो वर्षा 2100 तक यानी कि 2100 तक कई हजार समुद्री प्रजातियों के विलुप्ति होने का खतरा होता है। खुले समुद्र में मानव जनित दबावों में समुद्र तल पर खनन, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक और तेल रिसाव तथा आग अनुपचारी अपशिष्ट, एंटीबायोटिक सहित का निपटान, अत्यधिक मछली पकड़ना, आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश एवं तटीय प्रदूषण शामिल है। इस खतरे के बावजूद वर्तमान में केवल 1% उच्च समुद्र ही संरक्षित है, यानी कि इतना सारा खतरा है फिर भी 1% संरक्षित है, इसलिए यह कानून बनाना जरूरी है। हाई सी ट्रीटी औपचारिक रूप से इसे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता कहा जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, सामुद्रिक परिस्थिति की रक्षा करना, यानी कि समुद्र के संरक्षण क्षेत्र बनाए जाएंगे, लाभों का न्याय संगत बंटवारा यानी समुद्र जैव संसाधन से मिलने वाले लाभ सभी देशों में बराबर बांटे जाएंगे। पर्यावरण प्रभाव का आकलन EIA अनिवार्य है, कोई भी गतिविधि शुरू करने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन जरूरी होगा। क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग, विकसित देशों विकासशील देशों की मदद करे तो अच्छा होगा। यह कब प्रभावी होगा,
2023 में बातचीत पूरी हुई है। जून 2024 तक 90 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। जब 60 देश पुष्टि करेंगे तब 120 दिन बाद यह कानूनी रूप से लागू होगी। तो जब 60 देश जो है इसमें पुष्टि कर लेंगे, हस्ताक्षर कर लेंगे, तब 120 दिन बाद क्या होगा, कानून लागू होगा। हाई सी ट्रीटी क्या है बताओ? हाई सी ट्रीटी जो है वो औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे है, ठीक है, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और समुद्र जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग का समझौता कहा जाता है। यानी सब इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन कर्तव्य कोई पूरा नहीं करेगा। संक्षेप में इसे बीबीजेएन या हाई सी ट्रीटी के रूप में जाना जाता है। तो इसको बीबीजेएन भी कहा जाता है। यह महासागरों की पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यूएन क्लोज के अंतर्गत एक नया अंतर्राष्ट्रीय कानून ढांचा है। इस ट्रीटी पर वर्ष 2023 में बातचीत की गई थी और इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना था तथा किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर समुद्री जल में जैव विविधता एवं अन्य समुद्री संसाधन के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना था। अब मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका समुद्रिक परिस्थिति की रक्षा करना है। समुद्री परिस्थिति का संरक्षण और सुरक्षा, इसमें समुद्री संरक्षण क्षेत्र यानी कि मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया MPA, मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया की स्थापना शामिल है, जहां समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए गतिविधियों को विनियमित किया जाएगा। समुद्री संसाधन के लाभ। अब समुद्री संसाधनों का लाभ का उचित एवं न्यायसंगत बंटवारा। संधि का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान समुद्री जीवों से प्राप्त लाभ चाहे वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हो या वाणिज्यिक वाणिज्यिक मतलब व्यापार है ना, तो वाणिज्यिक दोहन के माध्यम से सभी देशों के बीच समान रूप से साझा किए जाएंगे। ठीक है। अब अनिवार्य प्रभाव मूल्यांकन, तो इसमें मूल्यांकन भी किया जाएगा। मूल्यांकन कैसे किया जाएगा इसमें कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA संधि किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए पूर्व पर्यावरण प्रभाव आकलन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना अनिवार्य बनाती है। क्या बनाती है? अनिवार्य बनाती है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को संभावित रूप से प्रदूषित या नुकसान पहुंचा सकती है। उसे प्रदूषित कर सकता है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है। भले ही वह गतिविधि किसी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में हो, लेकिन उसका प्रभाव उस समुद्र में होने की संभावना है। अपने क्षेत्र में भले कर रहे हैं, मतलब अपने समुद्री क्षेत्र में भले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभाव तो पड़ेगा ही ना उस पर। तो इसीलिए क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण, तो क्षमता निर्माण और तकनीकों का सहायता, तो इससे विकासशील देशों को महासागरों के लाभों का पूर्ण उपयोग करने में मदद मिलेगी, साथ ही उसके संरक्षण में योगदान भी मिलेगा। यानी विकसित देश विकासशील देशों की मदद करेंगे। इसमें क्या बताया जा रहा है? हस्ताक्षर और अनुसमर्थन भी हो गया। जून 2024 तक जो है 91 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 8 ने इसकी पुष्टि की है और 60 देश द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने के 120 दिन बाद क्या होगा, यह कानूनी रूप से बाध्य हो जाएगी। अनुसमर्थन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई देश किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधान से कानूनी रूप से बद्ध होने के लिए सहमत होगा, यानी कि वो उस बात को मानेगा इस तरह से। जबकि हस्ताक्षर का अनुसमर्थन होने तक कानून दायित्व के बिना समझौते को दर्शाता है, यानी कि दायित्व के बिना समझौता, यानी कि हाँ हाँ बोल दिए फिर उसका अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहे हैं। तो अनुसमर्थन की प्रक्रिया अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। तो 2023 तक बातचीत हुआ था, 2024 में 90 से अधिक हस्ताक्षर कर देते 60 देश होते, 120 दिन का कानूनी रूप से क्या होगा, लागू होगा। हाई से जलवायु के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो कार्बन अवशोषित करते हैं, तापमान नियंत्रित करते हैं, वैश्विक जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। यदि तापमान वृद्धि जारी रही तो 2100 तक हजारों प्रजातियां खतरे में आ सकती है। तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है? BBNG बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन और यूएन क्लोज के तहत पहली नई संधि 60 देशों की पुष्टि के बाद लागू केवल एक हाईसी संरक्षण MPA प्लस EIA लाभों का समान बंटवारा। अब प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया MPA का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री व्यापार को बढ़ाना? नहीं। समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना? हाँ। तो इसका आएगा B। 2021 में आया था। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह 12 समुद्री मील तक होता है, यह 200 समुद्री मील तक विस्तृत होता है, यह केवल मत्स्य पालन के लिए है, यह किसी भी देश के अधिकार में नहीं आता है। तो ये क्या है? 200 समुद्री मील विस्तृत होता है, तो आंसर होगा B। 2017 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अनक्लोज के संदर्भ में विचार करें। यह समुद्र के उपयोग के लिए कानूनी ढांचे प्रदान करते हैं। हाँ, यह 1982 में अपनाया गया था। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा दोनों सही है। 1982 में क्या किया गया था? अपनाया गया था, और 1994 में इसे लागू कर दिया गया था। तो दोनों सही होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा, दोनों सही है। फिर 2019 में आया था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA का उद्देश्य क्या है? उद्योगों को कर छूट देना, परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का पूर्व आकलन करना। तो जो परियोजना है जिसमें
खनन किया जाता है समुद्र में, तो उसका पहले पूर्व आकलन किया जाएगा। कोई भी अनुसंधान करने से पहले क्या किया जाए, आकलन किया जाएगा, ताकि समुद्र को कोई नुकसान न हो, तो उसके लिए होता है। 2020 में आया था एरिया बियॉन्ड नेशनल जरिडिक्शन, ABNG से तात्पर्य किसी देश का प्रादेशिक, EEZ क्षेत्र राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर का समुद्री क्षेत्र, बंदरगाह क्षेत्र। तो क्या होगा, तो एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन ABNG क्या है, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर का जो समुद्री क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है बाहर का, उच्च सी जिसको बोलते हैं, हाई सी ट्रीटी जो है वही क्या है, तो इसमें सी आएगा, आंसर क्या आएगा, सी आएगा। आंसर चेक करेंगे बाद में। MCQ देखते हैं, BBNG संधि किससे संबंधित है, तो उच्च समुद्री जैव विविधता से संबंधित है, तो पहला का आंसर होगा बी। हाई सी किसके किसके बाहर स्थित है, तो 200 नॉटिकल माइल यानी कि EEZ से है, तो सी आएगा इसका आंसर। BBNG संधि किसके तहत कार्य करेगी, तो अनक्लोज के तहत कार्य करेगी, तीसरा का सी आएगा। मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया MPA का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था, तो युद्ध अभ्यास के लिए नहीं, पर्यटन के लिए नहीं, जैव विविधता संरक्षण के लिए, तो किसके लिए किया गया था, जैव विविधता संरक्षण के लिए किया गया था, सी होगा। BBNG संधि कब अंतिम रूप से स्वीकृत हुई थी, तो 2023 में क्या किया था, मतलब इसके बारे में प्रस्तावना रखा था। 2024 में 60 देशों ने अगर हस्ताक्षर कर दिया, मतलब स्वीकार कर लिया, तो ये लागू हो सकता है, तो आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा, डी हो सकता है। यह संधि कानूनी रूप से कब लागू होगी, जब 60 देश पुष्टि कर देंगे तब, तो डी होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, डी होगा। हाई सी विश्व महासागर का लगभग कितना भाग है, हाई सी जो है विश्व का महासागर का कितना भाग है, 64% है, तो सी होगा। हाई सी पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग कवर करता है, तो 50% कवर करता है, सी होगा। BBNG का पूरा नाम है बायोडाइवर्सिटी बिलो नेशनल जुरिडिक्शन, नहीं, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, तो बी होगा, इसका आंसर होगा बी होगा। EIA अनिवार्य क्यों किया गया, खनन बढ़ाने हेतु, प्रदूषण कम करने हेतु, पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन हेतु, तो सी होगा, क्योंकि पहले से क्या है, आकलन किया जाएगा, तो जिससे जो है समुद्र ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, ज्यादा प्रदूषित नहीं होगा। हाई सी में कौन सी गतिविधि संकट मानी जाती है, तो समुद्री व्यापार, अधिक मछली पकड़ना, तटीय कृषि, पर्यटन, तो समुद्री व्यापार सबसे अधिक मछली पकड़ना भी हो सकता है, तो गतिविधि संकट मानी जाती है, ये होगा शायद 11 का। हाई सी में संसाधनों के लाभ का वितरण होगा, केवल विकसित देशों में, केवल तटीय देशों में, सभी देशों में न्याय संगत रूप से, तो सी होगा इसका, न्याय संगत से। हाई सी में वर्तमान में लगभग कितना क्षेत्र संरक्षित है, 10%, 5%, 1%, सिर्फ 1%, तो सिर्फ 1%, सी होगा। हाई सी जलवायु में भूमिका निभाते हैं, कार्बन अवशोषित करने, तापमान नियंत्रित करने, ऊष्मा वितरित करने, और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी होगा, डी होगा। रेटिफिकेशन अनुसमर्थन का अर्थ है केवल हस्ताक्षर करना, कानूनी रूप से बाध्य होना, प्रस्तावना भेजना, चर्चा करना, तो बी होगा, कानूनी रूप से बाध्य करना। आंसर चेक करते हैं कि पहले PYQ का, तो हमारा 4 तक मतलब सी गलत है, हमारा सी मतलब चौथा गलत है, चौथा का सी होना चाहिए था, हमने बी लगाया है, नहीं, तीसरा का सी होना चाहिए था, हमने बी लगाया है, तो तीसरा गलत है, तीसरा एक बार चेक करेंगे हम। तीसरा क्या है PYQ में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अनक्लोज के संदर्भ में विचार करें, यह समुद्र के उपयोग के लिए कानूनी ढांचा करता है, तो उपयोग के लिए नहीं है शायद, ये होगा तो सी ही तो लगाए थे ना, दोनों सही है बोले थे हम तो, अच्छा गलती से भी लिख दिए, हाँ, तो PYQ सही है। अब देखते हैं MCQ का आंसर चेक करते हैं, पहला का बी सही है, फिर उसके बाद 4 तक सी सही है, 5वां डी सही है, 5वां का सी होगा, 5वां का सी होगा, हमने डी लगाया है, 6वां डी सही है, 7वां 8वां सी सही है, और 9वां बी सही है, 10वां सी सही है, 11 का बी होगा, 11 का बी होगा, 11 हमने गलत लगाया, 12 का सी सही है, 13 भी सी सही है, 14 डी सही है, 15 भी सही है, 11 देखते 11 क्या है। हाई सी कौन सी गतिविधि संकट मानी जाती है, तो इसका आंसर होगा बी, अधिक मछली पकड़ना। अच्छा, अधिक मछली पकड़ेंगे तो जो प्रजाति संकट में पड़ जाएगी, हाई सी है ना, तो अधिक मछली पकड़ना जो है अधिक संकट मानी जाती है। और कौन सा गलत है, 5वां गलत है इसमें। BBNG संधि कब अंतिम रूप से स्वीकृत हुई है, तो सी होगा, सी में स्वीकृत हो गया था, अच्छा अपना लिया था, साइन 2024 में होगा।